कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्य फल हेतुर्भुः मा तत्संगस्य कर्मणि। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक कितना अच्छा है, जिसमें श्री कृष्ण जी जो कि एक भगवान थे, उन्होंने बिना फल की इच्छा के जब कर्म करते रहे, तो हम लोग तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम लोग कैसे फल की इच्छा कर सकते हैं। तो फल की इच्छा करे बगैर कर्म करते रहिए। इसी के साथ आज 23 मई की करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न है, एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में अभी इन्होंने यह फीट अचीव किया है भाई। माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई टोटल 8,848.86 है, उसको अभी मीटर्स, उसको अभी इन्होंने फतेह किया है। तो इनका नाम है ए अय्यावरी, बी संगीता बहल, सी ज्योति अत्रे या डी कामिरिता। तो इसका सही आंसर है सी ज्योति अत्रे। ये ध्यान रखिएगा, ज्योति अत्रे ने अभी ये हाल ही में अपने नाम किया है अवार्ड। और कामिरिता को तो आप जानते होंगे, नेपाल की, जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, 30 बार लगातार। ध्यान रखिएगा। उसके साथ आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया, ज्योति अत्रे जो कि भोपाल की हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने इसको फतेह किया है तो वो कौन है? कामिरिता शेरपा, जो कि 30 बार किया है। वह पहले पर्वतारोही के शिखर पर पहुंचने की पुष्टि हुई एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नार्गे, जो कि नेपाल के हैं। देखिए, आप जब भी ये सारे, जब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ाया करूं, तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको याद नहीं रहेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो मुश्किल से 1 वीक में हम सब भूल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाया करे, इससे ज्यादा नहीं। भले उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़े, और टू द पॉइंट, ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट बातें करेंगे, कोई घुमाने की कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम निकालना है यार, एग्जाम निकालना है, बाकी बकवास करने से कोई एग्जाम नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। तो एक बार शिखर सम्मेलन करने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, वो है जुनको ताबई। ध्यान रखना, जुनको ताबई। वही एवरेस्ट साउथ बेस कैंप पे सबसे तेजी से पहुंचने वाली कौन है? वो है वालकपा गेलू शेरपा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। कहां पे? नेपाल में। ध्यान रखिएगा, कहां पे? नेपाल। जो इसकी ऊंचाई, जैसे मैंने आपको बता दिया था, 8,848.86 मीटर। दुनिया का सबसे लंबी चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखिए, सबसे ऊंची चोटी। वही चीन में इसे पवित्र मां स्काई हेड के रूप में भी जाना जाता है। और स्थित कहां है? चीन और नेपाल के बॉर्डर में, लेकिन इसका 80% हिस्सा नेपाल में है, ये ध्यान रखिए, इसीलिए बोलते हैं नेपाल। ठीक है। उसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने किस राज्य को एक देश के रूप में मान्यता दी है? देखिए, कोई भी राज्य हो या कोई भी जगह हो, उसको कंट्री कब माना जाता है? उसे कंट्री तब माना जाता है जब वो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते, अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्ते बना सके, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी अपनी करेंसी हो। ठीक है। और ऑटोनोमस हो, सोवरेनिटी हो। ठीक है। अब भाई रिपब्लिक है कि नहीं है, डेमोक्रेटिक है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन ये सब इंटरनेशनल भाई अपने रिश्ते बनाता हो, करेंसी हो, सोवरेनिटी हो, तो ये सब चीजें जब होती हैं। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि कंट्री में, कि भाई दूसरे देश जब आपको मान्यता देना शुरू करता है, तब आप एक देश के रूप में आते हो, उससे पहले नहीं। वहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी टोटल कितने देश हैं? 193। कई जगह देखो ये डिस्प्यूटेड है बहुत ज्यादा, कई जगह आप पाओगे 196 कंट्रीज हैं, कई जगह 197 है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 है, प्लस अभी 2 और जो हैं जुड़ रही हैं। उनका क्या नाम है? एक पैलेस्टीन और एक और है। तो उसके साथ आइए हम चल देख लेते हैं। ए ताइवान, बी पैलेस्टीन, सी हमास या डी हांगकांग। ये सारा ही आपने देखा होगा कहीं ना कहीं डिस्प्यूट इन सब में है। इसका सही उत्तर है बी पैलेस्टीन। ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन का अभी हाल ही में जब से इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, आपको याद होगा। हमास क्या है? हमास एक पॉलिटिकल एंटिटी है। ठीक है, एक राजनीतिक ग्रुप है। कहां पे? पैलेस्टीन में, इजराइल में, जो कि कहां पे सक्रिय है?
गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी में सक्रिय। वही हांगकांग आपको पता होगा चाइना से लगा हुआ, यहां भी ये सब चीजें चलती रहती हैं। वही ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट मानता। कुछ देश हमारे विश्व के इसको एक कंट्री का दर्जा तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे देश इसको एक कंट्री का दर्जा नहीं देते हैं। इसी के साथ आइए कुछ इंपॉर्टेंट पहलू देख लेते हैं। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने 28 मई को, ध्यान रखिएगा कब दिया था, 28 मई को, क्योंकि प्रभावित रूप से ये हो जाएगा, ध्यान रखिए 28 मई 2024 से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्थायी मध्य पूर्व शांति के 2 राज्य समाधान का समर्थन करना है। भाई इजराइल जो है, इजराइल में ये परेशानी चली रही है। आप अब देखिए इजराइल जो है वो यहाँ पे, अभी मैं आपको इजराइल का मैप दिखाता हूँ आगे वीडियो में, उससे पहले आइए संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, ध्यान रखिएगा 193 देश हैं। और इसके मुख्य अंग कौन है? यूएनजी है, यूएनएससी, आईसीजे और सचिवालय और इकोसॉक, ठीक है। वही ट्रस्टीशिप काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन 1945 में होता है। मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आप इजराइल का ये मैप देखिए। इस मैप में सीधा सीधा आपने देखा होगा, ये देखिए, ये इजराइल, पहले पैलेस्टीन हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे जिले में जब इजराइल आके बसा, इसमें इजराइल कौन है? वो जेविश पीपल है, ध्यान रखिए जेविश है। और पैलेस्टीन में हाल फिलहाल, मतलब पैलेस्टीन टोटली उसमें समूह कौन सा था? इस्लामिक, जो इस्लाम को पूजा करते हैं। तो धीरे धीरे अभी देखिए पूरा इजराइल, पूरा जेविश का कब्जा पूरे पैलेस्टीन पे हो गया और इजराइल सिमट के रह गया सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, इन्हीं 2 पार्टों में। ये आपका थोड़ा सा गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक। और इन दोनों ने अपनी सामूहिक राजधानी जेरूसलम को बना रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछी जाती हैं वो है, जैसे तेल अवीव पूछ लिया जा सकता है कहां पर स्थित है, हाइफा पूछ लिया जा सकता है कहां स्थित है, गोलान हाइट्स यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कहां स्थित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि इजराइल की सीमा किस किस देशों से लगती है, तो जॉर्डन, इजिप्ट, ध्यान रखिएगा, और इधर आपका लेबनान और इधर सीरिया, तो 4 देश ऐसे हैं, और इधर मेडिटेरियन सी, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? ए बांग्लादेश, बी वेस्ट इंडीज, सी तुर्कमेनिस्तान या डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा 2026 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ये संस्करण दूसरी बार मौका मिला है इसकी मेजबानी का। वहीं उज्बेकिस्तान 2029 में पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ध्यान रखिएगा कैनबरा, ठीक है, कैनबरा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल तशकंद है, क्या है मुझे आप बताइए प्लीज। वहीं एएफसी के अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान, ये ध्यान रखना है आपको। एएफसी वर्तमान चैंपियन कौन है? चाइना। एएफसी महिला एशियाड कब गठित हुआ था? 1975। टीमें केवल एशिया के देश इसमें खेल सकते हैं। सबसे अधिकतम जीत किसकी हुई है? चाइना की, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने शॉ पुरस्कार जीता है? ये शॉ पुरस्कार ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस की फील्ड में, जो कि दिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ध्यान रखिएगा, यूएसए देता है हर साल। तो विनोद जोरा, के सिवन, श्रीनिवासन आर कुलकर्णी या एस सोमनाथ? तो इस अवार्ड से भी हाल ही फिलहाल में श्रीनिवासन आर कुलकर्णी जी को पुरस्कृत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। वहीं एस के सिवन कौन थे? ये हमारे इसरो के पहले चीफ थे, और करंट चीफ कौन है हमारे इसरो के? चेयरमैन एस सोमनाथ, ये ध्यान रखिए। हाल ही में कौन है ये? एस सोमनाथ। इससे पहले कौन था? के सिवन, ठीक है। और विनोद जोहरा भी हमारे देश के बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट हैं। ये रहे जिनको भी इस पद से नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये खगोलीय विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। किस लिए? अमेरिका की मिलिंडस पल्सर, गामा रे बस्ट और सुपरनोवा के बारे में उनकी अद्भुत खोजों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट
कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा दी जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार किस किस में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, नोबेल पुरस्कार किन किन चीजों में दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। टोटल कितने हो गए? 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 विषयों में दिया जाता है। वहीं ग्रैमी अवार्ड्स किस लिए दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस में, आप उठा के देख लेना। यूपीपीसीएस में आया हुआ ग्रैमी अवार्ड संगीत का, ध्यान रखिए, संगीत उद्योग में दिया जाता है। वहीं पुलिट्जर प्राइज, कई लोग इसको भी लगा देते हैं कि हाँ भाई इसमें भी दिया जाता है, ये मेडिसिन में भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी दिया, नहीं, सिर्फ 3 चीज में पुलिट्जर पुरस्कार, सिर्फ 3 चीज में, जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक। और मेन इसका क्या है पुलिट्जर का? लिटरेचर और जर्नलिज्म, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 टोटल। वही मैग्सेसे अवार्ड्स, आपको याद होगा रोमन मैग्सेसे। अच्छा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइए रोमन मैग्सेसे कहाँ के थे, किस देश के थे, कंट्री इनका बताइए। तो किस लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस में जिसने अपना खूब अच्छा योगदान दिया हो, लीडरशिप जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जर्नल पत्रकारिता में दिया जाता है, लिटरेचर और क्रिएटिव आर्ट्स में दिया जाता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, भाई विश्व की कितनी अच्छी जानकारी आपको, उसमें भी दिया जाता है रोमन मैग्सेसे। हमारे एक बहुत ही फेमस पत्रकार हैं रवीश कुमार, इनको बताइए कब दिया गया था रोमन मैग्सेसे अवार्ड, कमेंट बॉक्स में। वही मैन बुकर प्राइज दिया था, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन दी वर्ल्ड। अगर लिटरेचर के अंदर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है वो यही है, मैन बुकर प्राइज, ध्यान रखना, मैन बुकर प्राइज। राइट्स लिवलीहुड अवार्ड एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस देता है। ऑस्कर अवार्ड वेरियस फील्ड्स में मिलता है, फिल्म जगत की, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में ओपनहाइमर को मिला है, ओपनहाइमर वही मूवी है जो एटम बम पे बनी थी। डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर नोलन, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर नोलन। इसमें एक्टर कौन थे? ध्यान रखिएगा, सिलियन मर्फी। और बेस्ट एक्टर्स के लिए किसको मिला था? बेस्ट एक्टर के लिए सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्टर ने एमा स्टोन, ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स अवार्ड ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के लिए दिया जाता है। इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का पहला बैच कहां भेजा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया, बी कॉन्गो, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है सी, इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी श्रीलंका। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका के इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है? देखो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस टाइम श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। उसी के साथ ये देखिए कि मलेरिया के लिए पहला जो स्वीकृत टीका है उसका नाम था RTS, जिसको किस नाम से बेचा गया था? मॉस्क्विरिक्स नाम से बेचा जा रहा था। RTS को पाथ मलेरिया वैक्सीन MVI और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया था। ध्यान रखिए, 2 कंपनियां हैं, इनिशिएटिव ऑफ MAI और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये 2 कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया था। वहीं भारत ने केवल 2 वर्षों में, सिर्फ 2 साल में 4 स्वदेशी टीके बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, कोविड के लिए। पहला है ज़ाइकोव-डी, दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA वैक्सीन। वहीं कोर्बेवैक्स, भारत का पहला प्रोटीन सब यूनिट। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है, ऑप्शंस दे देंगे, आप बता नहीं पाओगे। ध्यान रखिए, कोर्बेवैक्स टीएम, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं DNA की बात करेंगे, ज़ाइकोव-डी, देखो डी से DNA, याद रखना, ठीक है। और कोर्बेवैक्स टीएम, तो ये है प्रोटीन सब यूनिट। वही जैमकोनेव, दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी RMNA वैक्सीन। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, आप इसको चेक कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। वही इनकोवैक वर्ल्ड का पहला और भारत का स्वदेशी रूप से विकसित इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन है। ध्यान के इंट्रानेशनल है, इंटरनेशनल कौन सा है? आइनोकोवैक। और जेमोकोवैक कैसा है? RNA, तो GM से याद रखना, GM RNA, और I से इनकोवैक
कोविड का। ठीक है, वहीं इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया था 25 दिसंबर 2014 को, ताकि जो भी जन्म ले बच्चे उन सभी को टीकाकरण लगाया जा सके। ऐसे टोटल 12 से 14 टीके हैं जो कि WHO द्वारा रिकमेंडेड है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको लगने चाहिए समय के अनुसार। सबकी विधि दे रखी है किस समय पे, जैसे 3 महीने पे, 6 महीने पे, 4 महीने कौन से टीके लगने चाहिए। वही अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ शुरू हुआ है? ए दुबई, बी बाली, सी ढाका या डी काठमांडू? इसका सही उत्तर है बी बाली। अभी बाली में हाल ही फिलहाल में इंडोनेशिया में ये संस्करण हुआ है 10वां। बाली सुबक सिंचाई प्रणाली, एक आपको बहुत ही, इसको लिख लीजिए, बाली सुबक सिंचाई जो प्रणाली है वहां की, 2012 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, वहीं ये जो अभी हाल ही फिलहाल में आयोजन हुआ है वाटर फोरम का, 2 जगह होगा, ध्यान रखिएगा। एक तो बाली संग्रह और दूसरा सुनामी शेल्टर प्लाजा जो कि कूटा में स्थित है इंडोनेशिया के। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1997 से ये हर 3 साल में, हर तीसरे साल ये ध्यान रखिएगा आयोजित किया जाता है। विश्व जल परिषद में 52 देश से 260 सदस्य संगठन है, ये ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जेको विडोडो। ठीक है, इंडोनेशिया का एक बार आप मैप भी देख लीजिए। तो ये देखिए, ये इंडोनेशिया का प्यारा सा मैप है। तो इसमें ये देखिए पूरे ये समूह है ना, इस समूह को इंडोनेशिया कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको बताइए। ठीक है, वही बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंडोनेशिया के बारे में, जैसे स्टेट ऑफ मलाक्का। ये पूछ रहा था स्टेट ऑफ मलाक्का किन 2 कंट्रियों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा मलेशिया और सुमात्रा। ठीक है, मलेशिया और सुमात्रा 2 आइलैंड्स के बीच में, मलेशिया और सुमात्रा इन 2 आइलैंड्स के बीच में। वहीं पूछ लिया था कई बारी सुंडा स्टेट किसमें है, तो सुमात्रा और जकार्ता के बीच में। ठीक है, सुमात्रा और जकार्ता। ठीक है, और स्टेट ऑफ मलाक्का मलेशिया, सुमात्रा। इसको याद कैसे करोगे? अब देखो, मलेशिया से मलेशिया मलक्का, तो मलक्का देख रहा मलेशिया तो आएगा। ठीक है, और नीचे सुमात्रा, और सुमात्रा के यही दोनों बने हुए हैं। जैसे देखो, अब इधर सुंडा स्टेट, सुंडा से जकार्ता। तो अगर आपको ये वाला याद ना भी आया तो अगर कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना, मलक्का से मलेशिया, तो मलेशिया मलक्का, सुंडा के बीच में कौन सा है? मलक्का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के साथ आपको देखना है साउथ चाइना सी बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना हमेशा कहता है कि पूरा एरिया उसका है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है 9 डैश लाइंस। ये आपको ध्यान रखना है, 9 डैश लाइंस। कई बार एक क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज 9 डैश लाइन, तो चाइना का क्लेम उसी को 9 डैश लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग में लगातार 4था ऐतिहासिक खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, वेस्ट हैम यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड? इसका सही उत्तर है ए, मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार ये 4थी बार, तो ये पहली ऐसा क्लब बन गया है जिसने 4 बार लगातार ये जीत हासिल की है। इससे पहले ये अचीवमेंट किसी के पास नहीं है। इन्होंने हराया किसको था? ध्यान क्यों? वेस्ट हैम यूनाइटेड को। ठीक है, ये लॉस्ट हो गए थे और ये विन कर गए थे। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा बार प्रीमियर लीग किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, देखिए मैनचेस्टर सिटी, जिसको मैंने ना, मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को हराकर अपना 4था सीधा प्रीमियर लीग खिताब जीता, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली टीम बन गई। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। टीमों की स्थापना के बाद क्लब में 51 क्लब खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? क्लब्स बोलते हैं इनको, जो टीम कहती है। इसमें भाग ले सकते हैं, जिसमें इंग्लैंड से 49 और वेल्स से 2 टीम्स हैं। ये पूछ लिया था कई बारी कि कितने टीम किसमें से हैं, तो 49 हैं आपके इंग्लैंड से और वेल्स से 2। वहीं सर्वाधिक चैंपियन मैंने आपको बता दिया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड 13 बार यह संस्करण अपने नाम किया है। वहीं फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ध्यान रखिए एक टीम में 11 खिलाड़ी और दोनों टीमों को मिला दें तो कितने होंगे? 22। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ए नॉर्वे, बी पोर्चुगल, सी स्पेन या डी मालदोवा। इसका सही उत्तर है सी स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए स्पेन की कैपिटल क्या है। वहीं आप ये देख ले, स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे 99वां सदस्य बन गया है। ध्यान रखिए 99, इससे पहले 98 सदस्य थे, 99वां कौन बन गया? स्पेन। ठीक है। अच्छा, ये ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आया कब था? तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कोप 21 के दौरान। कोप 21 कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस में हुआ था। कोप 21 फ्रांस में हुआ था। वहीं सौर ऊर्जा की व्यापक तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने का लक्ष्य है। तो सौर ऊर्जा की क्या, इसका लक्ष्य क्या है? कि सौर ऊर्जा की व्यापक तैनाती, मतलब सौर ऊर्जा से खासकर जितना हो सके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि उसको यूजेबल बनाया जा सके, और पेरिस जो जलवायु समझौता है उसको लागू किया जाए। वही IS का विजन क्या है? आइए हम मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं, इसका विजन। ध्यान रखिए, इसका मोटो। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, जो कि भारत में है, भारत के हरियाणा में, हरियाणा में, तो हरियाणा में स्थित है। तो 106 देशों ने ISO पे समझौते पे हस्ताक्षर किया, लेकिन सिर्फ 99 इसकी पुष्टि की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अंगा ने अंतरराष्ट्रीय तौर पर गठबंधन ISA को पर्यवेक्षक के दर्जा दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि एक अभिन्न अंग है यूनाइटेड नेशन का, इसके 6 अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें से एक अभिन्न अंग है UNGA। वहीं IS की परियोजनाएं कुछ देख लेते हैं, जैसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOG। क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज OSOG रिलेटेड टू? तो ध्यान रखिएगा क्या है? ISA से रिलेटेड है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। ठीक है। इसका विजन क्या है? विजन द सन नेवर सेट्स, कि सूरज कभी नहीं डूबता। वह राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट, ठीक है, 100 गीगावाट और क्षमता प्राप्त करना है बिजली की। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंधन नौकरियों को आरक्षित किया है? कि 33% सरकारी जॉब्स अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी केरला या डी कर्नाटका। मुझे पता है इसमें खासकर लोग सी केरला माने, क्योंकि वहां की लिटरेसी रेट काफी हाई है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है डी। ध्यान रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के CM कौन है? सिद्धरामैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ये आपको ध्यान रखना है। भाई कर्नाटक का एक बार आप मैप देख लीजिए। ये देखिए कर्नाटक किन किन राज्यों से घिरा हुआ है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। एक तो आपका केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना। ऊपर से महाराष्ट्र। कितने राज्य हो गए? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों से लगा पड़ा है। और किस तरफ आता है? वेस्टर्न घाट से। ध्यान रखें, वेस्टर्न घाट्स। ये आपका सारा एरिया वेस्टर्न घाट होता है और ये ईस्टर्न घाट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेंगलुरु इसकी कैपिटल। वही अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल में ही रेज लैंड्स और देहाती पर ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो UNCCD, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, या फिर बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है ए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये संस्था इसलिए है कि जो भी मरुस्थलीय लैंड है उनकी संरक्षण के लिए, मतलब उनको फिर से हरा भरा करने के लिए, और दूसरा जहां ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ता है, उन सबका देखभाल के लिए इस संस्था को बनाया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। ये ध्यान रखना आपको। वहीं कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश की जाती हैं कई इंटरनेशनल बॉडीज द्वारा, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, मतलब मेन और फीमेल में कितना गैप है, उनकी इक्वालिटी कितनी है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या होता है कि गरीबी सिर्फ मापदंड एक पैसा ही नहीं होता, जैसे कहते हैं कि गरीबी क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं। तो वहीं यूएनडीपी का कहना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है जिसमें सामाजिक स्तर पे भी लोग गरीब होते हैं। सामाजिक स्तर मतलब कि भाई रुतबा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पढ़ाई, बहुत सारे सूचांक है तो उसमें। और वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, 2 बार आ गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्व बैंक, वहीं विश्व बैंक क्या क्या रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वैश्व आर्थिक संभावनाएं और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक आउटलुक। मैं देखो चाहूं तो बहुत सारी करा सकता हूं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहा हूं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, विश्व आर्थिक आउटलुक कौन निकालता है, तो आईएमएफ, ये ध्यान रखें, आईएमएफ। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, आईएमएफ, ये आपको ध्यान रखना। फिस्कल मॉनिटर कौन निकालता है, आईएमएफ, ये आपको ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जो बहुत ही बार एग्जाम से पूछी गई है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, आप गूगल कर लीजिए, कई बार पेपर में आ चुका है। तो कौन निकालता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ब्राइब प्लेयर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा, और आपसे अनुरोध है कि कृपया करके जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।